हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो कि हमारा जेबी का पहला पेपर है, उसी का यूनिट 44 आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है हमारा पैरा बैंकिंग और पैरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक। तो पैरा बैंकिंग कौन सी एक्टिविटी को बोला जाता है? जैसे कि बैंक का जनरली काम होता है विदड्रॉ डिपॉजिट को लेना, और जो पैसा डिपॉजिट के तौर पे मिलता है उसको लोन के तौर पे देना। ये बेसिक एक्टिविटी है। इस बेसिक एक्टिविटी के अलावा भी बैंक बहुत सारी और एक्टिविटीज करता है, तो वो सब हमारा पैरा बैंकिंग में आ जाता है। और कौन कौन सी एक्टिविटीज बैंक करता है आपको मालूम है? थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट बेचना, जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ये सब बेचना, ये एक पैरा बैंकिंग का एग्जाम्पल हो गया। और म्यूचुअल फंड, बैंक क्या करता है? म्यूचुअल फंड जो है बैंक अपने द्वारा करवाता है, ठीक है, और बदले में जो है उस म्यूचुअल फंड कंपनी से बैंक कमीशन चार्ज करता है। तो म्यूचुअल फंड भी एक तरह का पैरा बैंकिंग एक्टिविटी हो गया। और भी बहुत सारी कमीशन बेस्ड एक्टिविटीज बैंक करता है, जैसे एजेंसी की सर्विसेज। और और क्या एग्जांपल है इसमें? फैक्टरिंग की सर्विसेज, ठीक है, फैक्टरिंग, ये सारा कुछ हमारा किस में आ जाएगा? ये हमारा पैरा बैंकिंग में आ जाएगा। बहुत डिटेल में ये चैप्टर आपका दिया हुआ है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इंट्रोडक्शन से देखते हैं। इसमें बोला है कि इन एडिशन टू नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटीज, बैंक का जो नॉर्मल एक्टिविटी, जो मतलब जो बैंक को बनाया गया था, सेटअप किया था, तो उनका मेन पर्पस क्या था? बैंकों का उनका पर्पस था एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, पब्लिक से डिपॉजिट को लेना, और लेंडिंग यानी लोन देना या इन्वेस्ट करना उस डिपॉजिट के पैसे को, ठीक है, ये मेन एक्टिविटी था। अभी बैंक को सिर्फ ये जो बेसिक एक्टिविटी है, शुरुआत में जो बैंक थे तो ये सारी पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज नहीं करते थे। पहले के जो बैंक थे उनका यही काम था, डिपॉजिट लेना और लोन के तौर पे देना, ठीक है। और तब बैंकों का मार्जिन भी काफी होता था। इंटरेस्ट रेट जो है, जैसे लोन पे मान लीजिए अगर वो 5% पे कर रहे तो जो सॉरी डिपॉजिट अगर वो 5% कस्टमर को पे कर रहे तो लोन पे वो 15%, इतना हाई इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करते थे, तो 10% बहुत बड़ा मार्जिन था। तो बैंक अच्छी तरह से ग्रो कर रहे थे। फिर एलपीजी वो सारा टाइम आया, तो बाहर के प्राइवेट बैंक और जो फॉरेन बैंक है वो भी मार्केट में आ गए, तो बैंकों का जो मार्जिन है वो काफी कम होने लगा था, ठीक है, क्योंकि फिर कंपटीशन बढ़ गया था। तो अच्छे कंपटीशन में सस्ता इंटरेस्ट रेट पे लोन अवेलेबल कराया जा रहा था, तो बैंकों का जो है मार्जिन काफी कम हो गया था। तो बैंकों को और ऑप्शंस तलाशने की जरूरत पड़ी। बेसिक ये जो लोन वाली एक्टिविटी है, जैसे कोई भी इंसान अपना बिजनेस शुरू करता है, पहले कुछ प्रोडक्ट को लेके करता है, फिर फ्यूचर में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश करता है। बट बैंकों के साथ क्या हुआ था कि इतने सारे कॉम्पिटिशन में आ गए थे, प्रोडक्ट दो ही टाइप के थे, डिपॉजिट लेना, लोन देना। तो उसमें बैंकों का बहुत कम मार्जिन बच पा रहा था, तो इससे बैंकों का जो प्रॉफिट है वो उतना ज्यादा नहीं हो रहा था, इसीलिए और बहुत सारी जो एक्टिविटी है वो बैंकों को अलाउ की गई कि ये एक्टिविटीज भी आप कर सकते हैं अपनी बैंकिंग एक्टिविटी के साथ साथ। उन्हीं को बोला जाता है पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज या फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज। तो कई सारे पैरा बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। टाइप ऑफ पैरा बैंकिंग और फाइनेंशियल, तो क्या क्या टाइप का है, कौन कौन सी ये होती है? तो पैरा बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज का मतलब है कि वो एक्टिविटीज जो कि बैंक करेगा, विच आर अदर देन नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज। तो बैंकों की जो डे टू डे एक्टिविटीज है उसके अलावा जो बाकी एक्टिविटीज बैंक करता है उसको पैरा बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटी बोला जाता है। नॉर्मल डे टू डे बैंकों की जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है? जैसे डिपॉजिट को लेना या लोन देना, ये बेसिक एक्टिविटी। तो इसके अलावा बैंक जो भी काम करता है वो सब पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। इस एक्टिविटीज को लेके जो है आरबीआई ने एक मास्टर सर्कुलर जारी किया था, कब? 1 जुलाई 2015 में। तो उसका नाम ही था पैरा बैंकिंग सर्विसेज। तो इसके नाम पे मास्टर सर्कुलर जारी किया था और उसमें बताया था कौन कौन सी एक्टिविटीज बैंक कर सकता है। फिर बाद में 2016 अगले साल एक और सर्कुलर जारी किया गया आरबीआई के द्वारा, और इसमें बैंकों को बोला गया, इस 2016 का जो मास्टर सर्कुलर था उसमें बैंकों को लेकर रेगुलेशंस बताई थी कि वो कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी सब्सिडी में, या कोई और जो कि बैंकों की सब्सिडी नहीं है लेकिन वो फाइनेंशियल कंपनी है, तो उनमें बैंक कितना इन्वेस्ट कर सकता है। तो उसको लेकर रेगुलेशंस जारी किया था 2016 में। और उसी 2016 में जो सर्कुलर मास्टर सर्कुलर जारी किया था, तो उसमें जो बैंकों को और सर्विसेज को ऐड कर दिया था जो कि पैरा बैंकिंग में इंक्लूड हो गया था। तो पहला जो नया ऐड किया था वो था इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, दूसरा था एजेंसी बिजनेस, और तीसरा था ब्रोकरिंग सर्विसेज फॉर कमोडिटी ट्रेडिंग सेगमेंट। सो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में क्या है कि हमारा जो कस्टमर है उसको इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस चाहिए। जैसे बैंक है, बैंक में तो प्रॉपर प्रोफेशनल्स रहते हैं, ठीक है, तो बैंक कस्टमर को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या उसको म्यूचुअल फंड में, क्या उसको लाइफ इंश्योरेंस में, कहाँ उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग एडवाइजरी भी जारी करता है। वो सर्विसेज देता है और बदले में कमीशन या फी कस्टमर से चार्ज करता है। तो ये एक हो गया। दूसरा, एजेंसी बिजनेस बाय बैंक। तो इसमें क्या था? इसमें कस्टमर बैंक का एजेंट बन के कस्टमर के बिहाफ पे, इसमें जो बैंक है वो कस्टमर का एजेंट बन के कस्टमर के बिहाफ पे जो है काम करता है और बदले में कस्टमर से फी चार्ज करता है। एग्जाम्पल के तौर पे चेक कलेक्शन, ठीक है, कस्टमर का चेक कलेक्शन, या और भी कई सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बैंक कस्टमर के एजेंट की तरह काम करता है और बदले में कस्टमर से फी या कमीशन चार्ज करता है। तीसरा आ जाएगा ब्रोकरिंग सर्विसेज फॉर कमोडिटी ट्रेडिंग सेगमेंट। तो कमोडिटीज क्या होता है? अलग अलग गोल्ड, सिल्वर
और खाने पीने की चीज़ें जो है, कोई अनाज या पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो वो सभी कमोडिटीज़ में आ जाते हैं। तो कमोडिटीज़ में जो ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें बैंक ब्रोकर का भी काम करता है, ठीक है, ब्रोकरिंग सर्विसेज देता है। ब्रोकर क्या होते हैं? तो किसी कस्टमर को ये कमोडिटीज में डील करना है तो बैंक एज ए ब्रोकर जो है काम करेंगे और उनसे फी या कमीशन चार्ज करेंगे उनको, अगर इसमें कमोडिटीज वाली ट्रेडिंग में अगर कस्टमर को इन्वेस्ट करना है। तो ये सारी जो है सर्विसेज बैंक देता है। तो इसको 2016 में एक्स्ट्रा ऐड किया था। उसके अलावा जो 2015 का जो सर्कुलर था और फिर जो 2016, तो सबको मिला के बहुत सारी एक्टिविटीज को पैरा बैंकिंग में बोला था। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज है, इसके नाम मैं यहाँ रीड नहीं करूंगी क्योंकि जो भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ है इन सब के बारे में बहुत डिटेल में ही हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चैप्टर वही है, पहला आपका टॉपिक रहेगा स्पॉन्सरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ऐसा करके जो सारा है वन से लेके कहाँ से, ये सेफ्टी नेट सर्विसेज, ठीक है। तो सेफ्टी नेट सर्विसेज आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो इस पूरे चैप्टर में जो जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इस सभी का बहुत डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये शुरुआत कहाँ से होगी, ये नंबर वाइज भी दिया हुआ है, जैसे स्पॉन्सरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्थ फंड, तो ये यहाँ से पहले तो थोड़ा सा बेसिक हम पढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ से हमारा शुरू होगा ये सब, ये पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज करके 1 2 3 करके स्पॉन्सरिंग इक्विपमेंट, तो ये जो भी है यहाँ से आपके जो भी ऊपर पॉइंट लिखे यहाँ से लेके लास्ट तक डिस्कस है, तो उसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो यही जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे तो वही आपके डिटेल में डिस्कशन है, तो इसलिए मैं इन पॉइंट्स को आप लोगों के लिए रीड आउट नहीं कर रही क्योंकि यहाँ से लेके स्पॉन्सरिंग से लेके सेफ्टी नेट सर्विसेज, तो सेफ्टी नेट सर्विसेज पे आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो ये पूरा हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, तो इसलिए मैं नाम रीड नहीं करूंगी। अभी अगला आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटी बाय ए बैंक। इसमें बोला है कि बैंक क्या करता है कि कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज या पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज करता है तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपने डिपार्टमेंट के थ्रू कर सकता है, मतलब बैंक का एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जो कि इस एक्टिविटी को करेगा, या फिर वो अपना एक अलग से सब्सिडी भी सेटअप कर सकता है। कई सारे बैंक है आजकल आपने देखे होंगे, उन्होंने अपनी उनको जैसे अपने लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने होते हैं या जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट। लाइफ इंश्योरेंस क्या हो गया कि कस्टमर का डेथ हो गया तो इंश्योरेंस वाले पेमेंट करके जाएंगे लोन की, और डेथ वो सॉरी जनरल इंश्योरेंस क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए घर है, अगर हाउसिंग लोन के लिए जनरल इंश्योरेंस लिया गया है तो घर को अगर कोई मान लीजिए फ्लड आ गया, बाढ़ भूकंप कुछ भी आ गया तो जो घर है वो टूट जाएगा, ठीक है, तो वो उसके पैसे कौन देगा, तो जनरल इंश्योरेंस वाले उसके पैसे देंगे। तो बैंकों ने अपनी एक सब्सिडी अलग से सेटअप की गई है जो कि जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस करती है। क्यों? क्योंकि बैंक के अपने जो कस्टमर्स है, बैंकों के जो अपने कस्टमर्स हैं, वो क्या करते हैं कि बैंकों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि बैंकों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी जो उसने लोन के कस्टमर उनको वो अपने सब्सिडी के थ्रू या कमीशन बेस भी बैंक जो है सर्विसेज देती है, ठीक है। इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड में बैंक कमीशन के थ्रू भी ये सर्विसेज अपने कस्टमर को अवेलेबल कराती है। तो दो ऑप्शन है, या तो आप अपना खुद से डिपार्टमेंट लीड कीजिए या सब्सिडी आपको सेटअप इसमें करनी पड़ेगी। तो उसको लेकर प्रॉपर गाइडलाइंस बताइए। पहले इसकी जनरल गाइडलाइंस की बात करते हैं पैरा बैंकिंग को लेकर। तो इसमें बोला है कि ये गाइडलाइंस में सबका क्वेश्चन तो नहीं आएगा, जो मैंने आपको वहाँ पे पॉइंट 1 to 19 वो दिखाया था वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर ये दिया हुआ है तो उसको थोड़ा थोड़ा हम लोग रीड कर लेते हैं। तो जनरल गाइडलाइंस में क्या होगा कि जो आरबीआई है उसने सेक्शन 6(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट में ये गाइडलाइंस जारी की है, और इसमें बता रखा है कि कौन कौन से बिजनेस में बैंकों को परमिशन है कि वो एक्टिविटी कर सकता है, चाहे डिपार्टमेंटली मतलब बैंकों का कोई डिपार्टमेंट या सब्सिडी के थ्रू। तो उसमें सेक्शन 6(1) में बता रखा है कि बैंकों को कौन कौन से एक्टिविटीज में जो है परमिशन दिया गया। फिर इसके साथ बोला है कि बैंकों को प्रॉपर जो भी बैंक अगर डिपार्टमेंटली कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो प्रॉपर जो आरबीआई का गाइडलाइंस है केवाईसी कंप्लायंस, जो कस्टमर है उसका केवाईसी आधार कार्ड पैन कार्ड सारा कुछ हमें चेक करना है, तो वो सारा चीज जो है वो बैंकों के डिपार्टमेंटली कोई एक्टिविटी कर रहा है तो वहाँ पे वो केवाईसी गाइडलाइंस प्रॉपर लागू होती है। इसके अलावा बैंक को वो सेबी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी और पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो क्योंकि बैंकों की कुछ चीज़ों को स्टॉक में बैंक जो है इन्वेस्ट करता है सब्सिडी के थ्रू, ठीक है, या इंश्योरेंस प्रोडक्ट को मैनेज के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी के मैनेजमेंट के लिए कर रहा है या पेंशन फंड को मैनेज के लिए, तो अगर इन चीज़ों को मैनेज के लिए बैंक अगर इन्वेस्ट किया है ऐसे सब्सिडी में, मान लीजिए बैंकों की कुछ सब्सिडी जो इन चीज़ों को मैनेज करने का काम करती है, और बैंक ने वहाँ इन्वेस्ट किया तो इनके रेगुलेटर जो है, अगर इंश्योरेंस वाले में है तो आईआरडी उसका रेगुलेटर है, तो बैंकों को उन रेगुलेटर की जो भी इंस्ट्रक्शंस है जो गाइडलाइंस होती है वो भी बैंकों को माननी पड़ती है। तीसरा और लास्ट पॉइंट बोला है कि बैंकों को जो भी इसमें बोला है कि बैंकों को अलाउ है कि वो इक्विटी यानी कि कोई फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, मतलब ऐसी कंपनी जो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करती है, या कोई कंपनीज जो कि नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, नॉट इंगेज इन फाइनेंशियल सर्विसेज, तो कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनी जो कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचती है, कुछ ऐसी कंपनीज है जो कि नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचती है, तो दोनों ही कंपनीज पर बैंकों को इक्विटी होल्ड करने का राइट है, यानी उनके शेयर्स बैंक ले सकता है, लेकिन वो जो लिमिट प्रेस्क्राइब की गई है उसी लिमिट के तहत, लिमिट कहाँ पे बताया गया, सेक्शन 19(2) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लिमिट बताया, तो उसी लिमिट के हिसाब से बैंक क्या कर सकता है,
किसी फाइनेंशियल कंपनी या नॉन फाइनेंशियल कंपनी के इक्विटीज को होल्ड कर सकता है, यानी उसके शेयर्स ले सकता है। तो ये तीन मेन पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए। इसके साथ बोला है कि ये जो गाइडलाइंस की बात की गई है, वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक, तो कौन कौन से सर्विसेज बैंक जो है पैरा बैंकिंग के तहत कौन कौन से सर्विसेज बैंक दे सकता है और उसको कौन सी गाइडलाइंस लागू हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग ये पॉइंट यहाँ पे बताया। जैसे पहला आता है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या होता है वो भी नीचे आपका आएगा टॉपिक। ये एक तरह का पैरा बैंकिंग है, तो हर तरह के पैरा बैंकिंग हम डिस्कस करेंगे। अभी बस आपको बता रहे हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एक्ट के तहत बैंक इनको करता है। तो फैक्टरिंग की सर्विसेज बैंकों का जो फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट है 2011, तो वो वाली गाइडलाइंस बैंकों को माननी होती है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। तो इसमें बोला है कि कोई भी कंपनी जो कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचती है तो वो इसमें आ जाएगा। तो जो बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है वो क्या क्या होगा, तो इसमें कोई भी बिजनेस जो कि क्लॉज A, C, D और सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के ये जो क्लॉजेज है, सब क्लॉजेज है, वहाँ पे जो भी बिजनेस मेंशन किया होगा वो होगा। या फिर क्लॉज C या F ऑफ सेक्शन 45 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो RBI का एक्ट 1934 है उसके सेक्शन 45 के क्लॉज C या F में जो एक्टिविटीज बोली होगी वो भी जो है फाइनेंशियल एक्टिविटी होगी। या फिर जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, बिजनेस ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन वाला बिजनेस, जो कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट 2015। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज क्या काम करती है, जैसे सिबिल है, क्रिफ है, ये क्या करती है, बोरोवर का डेटा जो है, आप बोरोवर के डेटा के हिसाब से, उसकी हिस्ट्री के हिसाब से, उसकी रिपेमेंट हिस्ट्री के हिसाब से उसका जो सिबिल स्कोर या फिर कोई भी क्रेडिट स्कोर देती, तो वो वाली एक्टिविटी भी इसमें माना जाएगा। उसको भी हम बोलेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। नेक्स्ट आएगा जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेट होता है, जो कि एक्ट है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के तहत, तो वो भी फाइनेंशियल कंपनी माना जाएगा। या कोई भी स्टॉक में ऑपरेशंस हो रहा है, स्टॉक में डील हो रहा है, या कमोडिटी एक्सचेंज में, या फिर डिपॉजिटरी सर्विसेज जो कि डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के तहत काम करेगी। आपका सरफासी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सरफासी एक्ट 2002 के तहत अगर कोई बिजनेस कोई कंपनी कर रही है तो वो भी फाइनेंशियल कंपनी माना जाएगा। मतलब बैंकों से लिंक्ड जो भी बैंक या फाइनेंस के लिंक्ड जो भी बिजनेस होंगे, कोई भी जो मर्चेंट बैंकर का जो बिजनेस होगा या पोर्टफोलियो मैनेजर का जो बिजनेस होगा वो भी इसमें इंक्लूड होगा। सो मर्चेंट बैंकर जनरली क्या काम करते हैं, जो सिक्योरिटीज या किसी कंपनी के जो शेयर्स को इशू कर रहे हैं, तो पूरा मैनेजमेंट का काम यही देखते हैं। किसी कंपनी को सिक्योरिटीज को इशू कराना है, प्राइमरी इशूज करना है सिक्योरिटीज का, तो उसमें मर्चेंट बैंकर सपोर्ट करते हैं। या पोर्टफोलियो मैनेजर्स या स्टॉक ब्रोकर या सब ब्रोकर, ये सब इसमें आ जाएंगे, इन सब के बिजनेस में ही आ जाएंगे। और ये सारे जो है शेयर से डील करते हैं ना, शेयर्स, तो इसीलिए जो शेयर्स है उसको कौन रेगुलेट करता है, सेबी। तो सेबी का जो रेगुलेटरी एक्ट 1992 है, सिक्योरिटी के एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1990, तो उसके तहत जो है रेगुलेशंस बनाई जाती है, तो उस रेगुलेशंस को बैंकों को मानना पड़ता है। बिजनेस ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को आप जानते हैं, CRA क्रेडिट रेटिंग, तो ये क्या करती है, बोरोवर की हिस्ट्री के हिसाब से उसकी रेटिंग बताती है, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग। तो जो ये है उसमें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1999 जो है काम करता है, तो बैंकों को ये भी मानना पड़ता है। या कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत काम करता है, तो वो बिजनेस भी जो है इसमें माना जाएगा। और पेंशन फंड का मैनेजमेंट का कोई बिजनेस है, या फेमा एक्ट के तहत, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत एक ऑथराइज पर्सन का जो बिजनेस है वो भी इसमें आएगा। या कोई और बिजनेस जिसको RBI ने टाइम टू टाइम स्पेसिफाइड किया, तो वो इसमें आ जाएगा। तो ये हमने सारा कुछ क्या पढ़ा है, ये हमने देखा कि फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी किसको बोला जाएगा, मतलब कौन कौन सी कंपनीज के बिजनेस को हम फाइनेंशियल सर्विसेज बोल सकते हैं। तो इतनी सारी कंपनीज और उनके एक्ट भी यहाँ पे बता रखे हैं आपको, ठीक है। फैक्टरिंग तो सिंपल है, फैक्टरिंग एक्ट के तहत काम करेगा। फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में यहाँ पर डेफिनेशन दिया है, तो अलग अलग टाइप की कंपनीज है। कोई कंपनी जो कि रेगुलेशंस एक्ट के सेक्शन A, C, D, E में अगर कुछ बताया है, या फिर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी, या पेमेंट एंड सेटलमेंट वाली कोई कंपनी, या फिर स्टॉक एक्सचेंज के लिए जो डील कर रही है, या सरफासी एक्ट के तहत कोई कंपनी बिजनेस कर रही है सरफासी एक्ट के तहत, या मर्चेंट बैंकर कोई बिजनेस कर रहा है जो कि सेबी एक्ट के तहत होगा, या क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का कोई बिजनेस है, या इन्वेस्टमेंट बेस्ड स्कीम है, या पेंशन फंड का कोई बिजनेस है, या ऑथराइज पर्सन का कोई बिजनेस है जिसको फेमा एक्ट के तहत परमिशन मिली है उस बिजनेस को करने को लेकर, या और भी कोई बिजनेस जो टाइम टू टाइम RBI बताता है, तो वो सारा कुछ जो है हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में आ जाएगा। तो उसके काम में ये सारी चीज़ें आ जाएगी, इन सबको आप फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज बोलोगे। इसके अलावा जो बच गया वो हमारा होगा नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज। दो देख लिया, तीसरा आता है हायर परचेज। अब ये हायर परचेज क्या है, ये भी एक तरह की जो है आपका पैरा बैंकिंग एक्टिविटी, अभी नीचे डिटेल में आएगा। तो ये कहाँ पे, जो हायर परचेज एक्ट 1972 के तहत काम करता है। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड, ये भी एक तरीके का हमारा पैरा बैंकिंग एक्टिविटी है। तो इसको जो है इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था 21 नवंबर 2011, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड के बारे में डिटेल दी थी, तो उसके रिगार्डिंग ये आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, तो इसमें जो है आपका
सेबी एक्ट जो कि 2013 में इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी को लेके सेबी ने जो है गाइडलाइंस जारी की थी, तो उसके तहत दिया जाएगा। म्यूचुअल फंड, तो सेबी का जो म्यूचुअल फंड रेगुलेशन था 1996, उसके तहत दिया जाएगा। नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, इतने सारे हमने पॉइंट्स देखे ऊपर। तो जो कंपनीज जो है इन पॉइंट्स को छोड़ के जो बाकी बचती है, तो वही नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी माना जाएगा। पेंशन फंड मैनेजमेंट, तो बैंक क्या करता है, जो पेंशन फंड है उसके मैनेजमेंट का भी काम देखता है। तो वो किस एक्ट के तहत देखता है, वो होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन एक्ट 2014 के तहत। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जो पोर्टफोलियो मैनेजर जो एक्टिविटी करता है, तो वो इसमें आ जाएगा, वो सेबी एक्ट 1993 के तहत। और रेफरल सर्विस, रेफरल का मतलब हुआ कि बैंक क्या कर रहा है, लोन दे रहा है, और लोन देने के साथ वो अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट रेफर कर रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट हमारे कस्टमर को रेफर कर रहा है, तो उसमें बैंकों का जो रोल है रेफरल उसको बोला जाता है। तो ये अरेंजमेंट है बैंक के बीच में और थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बीच में, जिसमें बैंक अपने कस्टमर को रेफर कर रहा है अपने थर्ड पार्टी प्रोडक्ट उनको बेचने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेफरल सर्विसेज। तो इतनी सारी सर्विसेज बैंक जो है डील करता है। तो ये सारा हमने क्या पढ़ा है, इसमें हमने देखा कि जो भी गाइडलाइंस लागू हो रही है फाइनेंशियल सर्विसेज, तो वो ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। फैक्टरिंग को लेके कौन सी गाइडलाइंस है, फैक्टरिंग को लेके कौन सा एक्ट है, ऐसे ही फाइनेंशियल सर्विसेज कौन कौन से एक्ट के तहत आ रही है, हायर परचेज कौन से एक्ट में है, या इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ये जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं इनका डिटेल डिस्कशन तो करने वाले हैं नीचे। पॉइंट 1 to 19 जो आपकी पैरा बैंकिंग एक्टिविटी है, तो वो सब हम पढ़ेंगे क्या है, पर एक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। एक्ट हमने यहीं पे डिस्कस कर लिए कि ये कौन कौन से एक्ट के तहत ये सारी सर्विसेज को बैंक डील करता है, कौन कौन से एक्ट का रेगुलेशन बैंकों को जो है मानना पड़ता है। नेक्स्ट आता है रेगुलेशंस फॉर बैंक इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी और फाइनेंशियल, तो जो बैंक इन्वेस्ट कर रहा है इस सब्सिडी में या फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में, तो उसको लेके क्या रेगुलेशंस है। बैंक अगर इन्वेस्ट कर रहा है किसी सब्सिडी में, बैंकों की अपनी कोई सब्सिडी, या सब्सिडी कोई भी हो सकती है, या तो फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनी होगी। भी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी क्या होता है, हमने यहाँ पे देखा था ना ऊपर, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी का एक्सप्लेनेशन पूरा हमने देखा था कि ये जो इन इन एक्टिविटीज में जो डील करेगा, इन इन बिजनेस को जो करेगा, इतने सारे पॉइंट है यहाँ तक, तो वो सारा हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि अगर बैंक इन्वेस्ट कर रहा है किसी सब्सिडी में या किसी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में या किसी नॉन सब्सिडी में, बैंकों की सब्सिडी नहीं है या फिर नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, तो उसको ये सारी कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। सब में बैंकों की सब्सिडी है या फाइनेंशियल कंपनी है या नॉन सब्सिडी है नॉन फाइनेंशियल कंपनी, कहीं पे भी बैंक इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको ये सारी गाइडलाइंस, ये सारी कंडीशंस पूरी करनी पड़ती है। तो पहला आता है लिमिट्स ऑन इन्वेस्टमेंट, कि बैंकों के इन्वेस्टमेंट में, बैंक अगर सब्सिडी है, अब मान लीजिए बैंकों ने कोई सब्सिडी अपनी इस्टेब्लिश की है, तो कितना वो इन्वेस्ट कर सकती है, क्या वो अपना पूरा का पूरा पेड अप कैपिटल या फिर रिजर्व को पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर सकती है, नहीं। अगर ज़्यादा पैसा बैंक ने सब्सिडी में इन्वेस्ट किया तो जो मेन एक्टिविटी उसके लिए पैसा कम बचेगा, जो रिस्क के लिए बैंकों को इतना कुछ करना होता है तो वो पैसा सब्सिडी में नहीं लगा सकती। तो इसीलिए जो है बैंकों को प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस, प्रॉपर लिमिटेशंस दी है, उसी लिमिटेशंस, उसी कंडीशंस में जो है बैंकों को इन्वेस्ट करना होता है। तो वो कितना, मतलब कितना कंडीशंस है, कितना लिमिट आपको बताया कि कितने परसेंट तक आप इन्वेस्ट इसमें कर सकते हो, तो वही डिस्कशन अब यहाँ पे करने वाले हैं, लिमिट्स ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका यही रहेगा। तो इसमें पहला पॉइंट बोला है कि अगर बैंक इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इक्विटी क्या होता है, किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदना। ठीक है, अगर किसी सब्सिडी कंपनी के, मतलब चारों टाइप की कंपनी, किसी सब्सिडी कंपनी के, किसी फाइनेंशियल कंपनी के, किसी नॉन सब्सिडी के, या किसी भी कंपनी में अगर बैंक इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, यानी उसके अगर शेयर्स लेना चाहता है, तो बैंकों का लिमिट कितना है, शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ बैंक पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। और जो भी उसका लेटेस्ट बैलेंस शीट है, बैंकों का लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट जिसको ऑडिटर ने चेक किया हो कि हाँ सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो जो लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में बैंकों का पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व का जो वैल्यू है उसका 10% निकालेंगे, उससे ज़्यादा का उसका 10% निकाल के जो भी अमाउंट निकलेगा उससे ज़्यादा पैसे को बैंक इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो वो मैक्सिमम लिमिट इसमें आपको बताई गई है। ये अगर मान लीजिए 100 रुपये का लेटेस्ट बैलेंस शीट में बैंकों का जो पेड अप कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है कि शेयर्स इश्यू करके जो पैसा मिलता था वो शेयर पेड अप कैपिटल होता है। रिजर्व मतलब हर साल जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ पैसे को रिजर्व फंड में रखा जाता है। ठीक है, दोनों को जोड़ लीजिए, मान लीजिए अगर वो 100 रुपये बनते हैं तो 100 का 10% निकालेंगे 10 रुपये, यानी उस केस में 10 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बैंक सब्सिडी कंपनी, कोई फाइनेंशियल कंपनी या नॉन सब्सिडी, उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं कर सकती। ये मैक्सिमम लिमिट इसमें दिया हुआ है। या फिर सब्सिक्वेंट बैलेंस शीट, अभी की जो बैलेंस शीट है उसमें ये जो जितना डेटा निकल के आ रहा है इसकी वैल्यू, तो दोनों में से जो कम होगा, तो जो कम होगा, मान लीजिए सब्सिक्वेंट बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ये वैल्यू निकल गई 90, तो 90 का 10% कितना हो जाएगा 9, दोनों में से कम कौन सा है, दोनों में से कम है 9 रुपीज़। ठीक है, 9 और 10 में से कम है 9, तो उसके इसमें सिर्फ 9 रुपये ही मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउ होगा बैंकों को, सब्सिडी में, नॉन सब्सिडी में, या किसी फाइनेंशियल कंपनी में। ठीक है, ये पहला पॉइंट यहाँ पे हो गया। दूसरा इसमें बोला है द एग्रीगेट ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जो बैंक फैक्टरिंग की जो अपनी सब्सिडी ओपन की है बैंकों ने अपनी
कोई बैंक है मान लीजिए एसबीआई, उसने अपनी एक फैक्टरिंग के लिए एक अपनी सब्सिडी ओपन की है, मतलब एक सब्सिडी ओपन की है जो कि फैक्टरिंग की सर्विसेज देती है। अभी फैक्टरिंग क्या होता है वो भी नीचे आएगा। इसमें क्या होता है, जैसे बिल रिसीवर्स है उनके बेसिस पे बैंक उसको कस्टमर को पेमेंट दे देता है और बिल को बैंक अपने पास रख लेता है। ठीक है, कहीं पे बिल रिसीवल है, पेमेंट आने वाली है, तो उस पेमेंट जो आने वाली होती है जिसको हम फैक्टर बोलेंगे, तो उसी फैक्टर की के लिए एक सब्सिडी ओपन की है जो कि बिल को कस्टमर से बिल लेके उसके बदले में उसको पेमेंट देती है। और फ्यूचर में जब बिल आएगा तो बाकी का जो जैसे मान लीजिए 80% 85% तक का पेमेंट देगी, जितना भी बिल का अमाउंट है। बाकी का जब जो भी बिल का जो जो जैसे फ्यूचर डेट के जो बिल होते हैं वहां पे ये ज्यादातर फैक्टरिंग की सर्विसेज देती है। मान लीजिए कोई बिल है जिसका पेमेंट 6 मंथ बाद आना है, तो वो फैक्टरिंग बैंक के पास जा सकता है और वो 6 मंथ के बाद वाले बिल को बैंक क्या करेगा, फैक्टर कर देगा। फैक्टर करने का मतलब बिल का अमाउंट मान लीजिए 1 लाख है, तो बैंक कस्टमर को 80,000 दे देगा और बोलेगा कि 20,000 जब इस बिल का पेमेंट बोरोवर से मिल जाएगा तो 20,000 तब आपको रिमेनिंग बैलेंस देंगे। इसके लिए बैंक बैंक प्रॉपर जो उसको वो 80,000 दे रहा है उस पर इंटरेस्ट भी बैंक चार्ज करता है, प्लस अपना ये जो उसने सर्विस दिया फैक्टर उसके लिए कमीशन भी चार्ज करता है, तो उसको बोला जाता है फैक्टरिंग सर्विसेज। तो उसका लिमिट कितना है, तो बैंक अगर अपना कोई फैक्टरिंग सब्सिडी सेटअप करना चाहता है तो उसका लिमिट है 10% ऑफ बैंक पेड अप कैपिटल। तो बैंकों का जो पेड अप कैपिटल या जो रिजर्व है उसका 10% से ज्यादा अमाउंट वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तीसरा, अगर बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो 49% ऑफ इक्विटी, तो जितना भी इक्विटी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड तो उसका 49% से ज़्यादा का बैंक का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, बैंक कॉन्ट्रीब्यूट लेस देन 30%, अगर बैंक ने 30% से कम का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड में तो उसको स्पॉन्सर्स शेल नॉट बी ए स्पॉन्सर, तो उसको स्पॉन्सर्स कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोजर, तो बोला है कि बैंक आर नॉट अलाउड टू होल्ड मोर देन 10% इन द इक्विटी। तो कुछ ऐसे एनबीएफसी है जो कि 10%, जो कि डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, तो इस तरह के एनबीएफसी में बैंकों का कंट्रीब्यूशन 10% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10% का मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउड है इस तरह के एनबीएफसी में जो कि डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये इसका फुल फॉर्म हो गया आपका। नेक्स्ट बोला है कि बैंक शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ यूनिट, अगर रियल एस्टेट में कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में अगर इन्वेस्ट करना है तो बैंकों का कंट्रीब्यूशन 10% ज़्यादा इसमें नहीं होना चाहिए। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि बैंक शुड नॉट होल्ड मोर देन 10% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ ए कंपनी, नॉट कंपनी 10%। ठीक है, तो इसमें इस पॉइंट में बोला है, तो कोई मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका 10% ज़्यादा का बैंक जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकता। नॉट बीइंग इन सब्सिडी मतलब कोई कंपनी है जो बैंकों की सब्सिडी नहीं है, ठीक है, और वो नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज में कोई एक्टिविटी कर रही है, ठीक है, बैंकों की सब्सिडी भी नहीं है और वो जो काम कर रही है, जो एक्टिविटी कर रही है वो नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज है, मतलब बैंक से रिलेटेड काम नहीं, कोई और में वो डील कर रही है और बैंकों की सब्सिडी भी नहीं है, तो उस केस में बैंक मैक्सिमम 10% तक ही उसका जो है पेड अप कैपिटल, उससे ज़्यादा का बैंक उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन या इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। चौथा बोला है कि अगर 10% तक की बात की है और अगले पॉइंट में यही लिखा है कि 10% से ज्यादा और अगर चाहे तो 30% तक, मतलब 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर बोल रहा है कि 10% से ज्यादा और 30% तक जो पेड अप कैपिटल है उसमें बैंक इन्वेस्ट कर सकता है उस कंपनी में, वो परमिशन होगा इफ द इन्वेस्टिंग कंपनी, जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है वो किस चीज में डील कर रही है, इन नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो जो बैंकों की बैंक कौन कौन सी नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी में डील कर सकते हैं, तो अगर वो उस कैटेगरी में आएगा जो कि सेक्शन 6(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बताया। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 6(1) में इस बारे में बात की है कि बैंक जो है कुछ कंपनीज को जो कि नॉन सब्सिडी है और वो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज है, मतलब बैंकों के फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बिजनेस नहीं, कुछ और बिजनेस कर रही है और उसको 6(1) में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अगर परमिशन दी है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के 6(1) में अगर उस बिजनेस को बारे में बात की है, अगर वो वाला बिजनेस एक्टिविटी कर रही है तो उस केस में 10% से 30% तक आप इन्वेस्ट में कर सकते हैं। चौथा हो गया, पांचवा पॉइंट बोला है कि बैंक शुड नॉट होल्ड अलोंग विद देयर सब्सिडी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर्स। बैंक मान लीजिए म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्ट कर रही है या वेंचर कैपिटल में, जॉइंट वेंचर में या किसी सब्सिडी में एसोसिएट के थ्रू अगर ये जो डील कर रहा है और म्यूचुअल फंड जो कि असेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, तो उसको जो अगर बैंक कंट्रोल कर रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें जो मैक्सिमम लिमिट है वो 20% है। तो जो इन्वेस्टिंग कंपनी है जिस कंपनी में बैंक इन्वेस्ट कर रही है उसका जो पेड अप या शेयर कैपिटल बोल लीजिए, तो 20% से ज़्यादा बैंक का उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं इसमें होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट बोला है एनी इन्वेस्टमेंट बाय बैंक इन कैटेगरी 3 ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है, ये एक टाइप का अक्सर से सोच लीजिए म्यूचुअल फंड होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, जैसे जो काफ़ी हाई रिच कस्टमर होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर, तो वो चाहते हैं ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा प्रॉफिट मिले।
म्यूचुअल फंड क्या है कि जो लोग कम रिस्क लेते हैं तो उनके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड भी एक ही तरह का मतलब होता है। ये ज़्यादातर रिच कस्टमर्स के लिए होता है जो काफ़ी रिस्की, जैसे जॉइंट वेंचर, मतलब कोई जो रिस्की, सॉरी वेंचर कैपिटल जो काफ़ी रिस्की होता है, ठीक है, इस तरह की चीज़ों में उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, तो वो होता है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। उसकी भी अलग अलग कैटेगरी है। कैटेगरी वन थोड़ा सा रिस्की कम होता है, टू थोड़ा सा मीडियम टर्म का रिस्क होता है, कैटेगरी थ्री बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो बोला है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा या उसकी सब्सिडी के द्वारा कैटेगरी थ्री टाइप का जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बैंक आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी थ्री। मतलब बैंक डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, पर बैंक की जो सब्सिडी है वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसमें प्रॉपर जो सेबी का जो रेगुलेशन है उनको मानना पड़ता है। मतलब बैंक खुद से तो डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट बैंकों की सब्सिडी के थ्रू हो रहा है कैटेगरी थ्री वाले अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में, तो उसके इसमें प्रॉपर सेबी के रेगुलेशन जो है, गाइडलाइंस इसको माननी पड़ती है। एक लास्ट पॉइंट इसमें बोला है कि जो भी एग्रीगेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगा, जितनी भी सब्सिडीज है या जितनी भी एंटिटीज में बैंकों ने जो इन्वेस्ट किया है, तो उसमें टोटल जो है बैंकों का जो इन्वेस्टमेंट है, इंक्लूडिंग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर भी बैंकों ने इन्वेस्ट कर रखे हैं किसी भी अपनी सब्सिडी में, नॉन सब्सिडी में, फाइनेंशियल बिजनेस में जो डील कर रही है, नॉन फाइनेंशियल कहीं पे भी किया है, इंक्लूडिंग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, बाहर का जो इन्वेस्टमेंट है वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बैंकों का जो पेड अप शेयर कैपिटल है या जो रिजर्व है, सबको कैलकुलेट कर लीजिए। पेड अप शेयर और कैपिटल क्या होता है कि शेयर्स को इशू करके जो कैपिटल आता है, जो पैसा आता है, उसको बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। और जो रिजर्व है, हर साल जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ पैसे को रिजर्व फंड में रखा जाता है, ठीक है। दोनों को जोड़ लीजिए, मान लीजिए 100 आ रहा है जोड़ के, तो उसको 20% कैलकुलेट कीजिए, हो जाएगा 20 रुपये। तो बैंकों ने जो इन्वेस्ट किया है सब्सिडी नॉन सब्सिडी किसी भी कंपनी में, चाहे वो फाइनेंशियल है नॉन फाइनेंशियल, तो वो 20% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो बैंकों का पेड अप शेयर कैपिटल और जो रिजर्व है उसका 20% कैलकुलेट करेंगे, उससे ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। और आपको मालूम होगा बैंकों का जो ट्रेजरी होता है वो ट्रेडिंग करता है, मतलब हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, मतलब बैंकों ने शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है या म्यूचुअल फंड में, लेकिन वो ट्रेडिंग पर्पज के लिए, तो वो इस लिस्ट में नहीं आएगा। तो जो 20 का ओवरऑल लिमिट है, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। तो जो बैंक इन्वेस्ट करता है हेल्प फॉर ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग पर्पस के लिए, और टाइम कितना, 90 डेज का जो टाइम रहता है, तो 90 डेज के टाइम में जो बैंक ट्रेडिंग कर रहा है इस तरह की चीज़ों में, मतलब शेयर्स में, स्टॉक्स में, लेकिन वो अपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए, वो कस्टमर के लिए नहीं है, मतलब अपनी सब्सिडी है उनके लिए नहीं है, अपनी ट्रेडिंग के लिए, तो उसके इसमें जो लिस्ट है 20%, तो वो उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसमें लिमिट बता रखा है कि इन्वेस्टमेंट को लेकर कहाँ का लिमिट है। तो ज़्यादातर लिमिट आपने देखा होगा 10%। अगर मान लीजिए कोई बैंक जो है सब्सिडी में या कहीं पे भी नॉन सब्सिडी में कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो जो बैंकों का पेड अप कैपिटल 10% ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं इसमें की जाएगी। दूसरा इसमें बोला है कि जो भी बैंक जो है, अगर फैक्टरिंग कोई भी इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, तो बैंकों का 10% ज़्यादा का पैसा उसमें इन्वेस्ट नहीं होगा, जो पेड अप कैपिटल है उसका। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड में अगर इन्वेस्ट करें तो 49% ज़्यादा का नहीं हो पाएगा। 49% किसका, जो उसका, वो जो 49% है वो बैंकों का नहीं है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके इक्विटी का बताएगी, उसका जो टोटल शेयर है उसमें से 49% तक का मैक्सिमम बैंक करेगा, उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट बैंक करने को, तो उस कंपनी के इक्विटी का 40%, 49% बैंकों का नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस बता रखा है, अगर एनबीएफसी में बैंक कोई भी डील कर रहा है तो उसमें 10% ज्यादा का बैंकों को उसमें अलाउ नहीं है। और अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में कर रहा है तो उसमें भी 10% ज्यादा अलाउ नहीं है। अगर बैंक किसी पेड अप कैपिटल, मतलब जो बैंकों की सब्सिडी नहीं है, नॉन सब्सिडी है, सॉरी बैंकों की सब्सिडी भी नहीं है और वो नॉन फाइनेंशियल बिजनेस भी नहीं कर रही, मतलब फाइनेंशियल बिजनेस भी नहीं कर रही और बैंकों की सब्सिडी भी नहीं है, तो उस केस में 10% ज़्यादा नहीं होगा। तो बहुत सारी जगह पे आपकी लिमिट जो है 10% इसमें दी गई है। और इस केस में जो यहाँ पे बोला था कि सब्सिडी भी नहीं है और वो नॉन फाइनेंशियल भी नहीं है, तो उस केस में 10% अलाउ है। पर अगर जो नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज जो वो एक्टिविटी कर रही है, नॉन फाइनेंशियल जो एक्टिविटी कर रही है, और उस एक्टिविटी को अगर सेक्शन 6(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में डिफाइन किया गया हुआ, तो उस केस में 10 से 30% तक का इन्वेस्टमेंट अलाउड है। और कैटेगरी थ्री टाइप के जो इन्वेस्टमेंट फंड होता है आपका अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, तो उसमें बैंकों को डायरेक्ट तो अलाउ नहीं है, लेकिन उसकी सब्सिडी के थ्रू अलाउड है, ठीक है, और उसमें उसको सेबी की जो है रेगुलेशंस माननी पड़ती है। और बैंकों ने जो बैंकों की जो इक्विटी है, ठीक है, जो बैंकों की एग्रीगेट इक्विटी आप ऐड कर लीजिए सभी को, तो वो बैंकों का जो पेड अप कैपिटल है या फिर रिजर्व है, दोनों को जोड़ लीजिए, उसका 20% ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें जो बैंक शेयर्स में कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहा है अपने खुद की ट्रेडिंग पर्पज के लिए 90 डेज के लिए, तो वो इस 20% वाली लिमिट में नहीं गिना जाएगा, वो अलग से काउंट होगा, ठीक है, वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, मतलब अलग से उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। वो 20% का जो पेड अप कैपिटल या रिजर्व वाला है उस वाले कैलकुलेशन में उसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है बैंक आर रिक्वायर्ड टू टेक प्रियर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। तो कहीं पे भी बैंक कुछ कर रहा है तो बैंकों को आरबीआई का अप्रूवल इसमें लेना पड़ता है। बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन ए सब्सिडी या फाइनेंशियल कंपनी दैट इज नॉट ए सब्सिडी, तो हावर इन फॉलोइंग केसेस प्रियर अप्रूवल नॉट नेसेसरी। तो जो बैंक है किसी सब्सिडी कंपनी में
या फिर किसी फाइनेंशियल कंपनी में जो कि सब्सिडी है या कोई नॉन सब्सिडी, अगर बैंक वहाँ इन्वेस्ट कर रहा है तो आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है। पर कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पे आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कौन कौन से ऐसे केसेस उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर बैंक इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज है, ठीक है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट दे रही है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो सर्विसेज दे रही है, इसके हमने पूरी लिस्ट डिस्कस की थी ना पहले ऊपर जो था आपका। तो अगर उस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए। दूसरा, जो बैंकों को जो मिनिमम जो प्रिस्क्राइब कैपिटल रखनी होती है वो बैंकों ने रखी होगी, और इंक्लूडिंग कैपिटल कंजर्वेशन बफर, सीसीबी इसको बोलते हैं ना। अगर बैंकों ने मिनिमम कैपिटल अपनी रखी होगी, और जो उसका पहला फाइनेंशियल ईयर है तो उसमें उसका नेट प्रॉफिट ही होगा, मतलब वो बैंक प्रॉफिट में होगा, तो उसके इसमें भी परमिशन का जरूरत नहीं है। तीसरा इसमें आएगा कि तो बैंक का जो शेयर होल्डिंग है, जितना बैंक ने इन्वेस्ट किया है, इज लेस देन 10% ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी पेड अप। जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया, और तो मान लीजिए बैंक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मान लीजिए किसी बैंक ने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया एग्जांपल के तौर पे, तो उसको कैलकुलेट किया गया जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, मान लीजिए एबीसी कंपनी में, तो एबीसी कंपनी का पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, आप जानते हैं कि किस कंपनी ने शेयर्स को इशू करके जो इसने कैपिटल को इकट्ठा किया है। तो उस इस बैंक ने 100 करोड़ किया होगा, ठीक है, तो इस कंपनी का पेड अप कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, वो 10% से भी कम निकलेगा। इसका जो पेड अप कैपिटल है, भले ये 100 करोड़ अमाउंट बहुत ज्यादा, पर इस कंपनी के हिसाब से, इसकी पेड अप कैपिटल के हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूशन 10% से भी कम का आ रहा है, मतलब ये जो बैंक ने इन्वेस्ट किया वो 10% से कम है। इस कंपनी एबीसी कंपनी का पेड अप कैपिटल का अमाउंट अगर 10% से कम है तो उस केस में भी जो है परमिशन का जरूरत नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें बोला हुआ है कि बैंकों का टोटल इन्वेस्टमेंट, सारा का सारा एग्रीगेट जो शेयर होल्डिंग है बैंकों की, सबको ऐड कर लिया जाए, और सबको ऐड करने के बाद वो वैल्यू 10-20% ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी पेड ऑफ कैपिटल, मतलब सभी बैंकों ने मान लीजिए कई सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया तो सबको ऐड कर लीजिए, और ऐड करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी, मान लीजिए आया कि 100 करोड़, सभी बहुत सारी कंपनी में इन्वेस्ट किया बैंकों ने, और वैल्यू 100 करोड़ आ रही है, तो 100 करोड़ आने के बाद जिन जिन कंपनी में इन्वेस्ट किया उनका पेड अप कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा, और सभी को ऐड करके अगर वो 20% से कम आ रहा है तो उस केस में भी जो है अप्रूवल का जरूरत नहीं है। यानी ये बोलना चाह रहे हैं कि जो शॉर्ट टर्म के लिए है, या कम परसेंट के लिए है, या कम पैसों के लिए है, जैसे 10% से कम आ रहा है, या यहाँ पे अगर एग्रीगेट किया जाए तो 20% से कम आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में जो है अप्रूवल का जरूरत नहीं है। ये 20% किसका कैलकुलेट होगा, जो पेड अप कंपनी है, मतलब जो इन्वेस्टिंग कंपनी, जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया गया उसके पेड अप कैपिटल का 20% अगर कम आ रहा है तो उस केस में जो है बैंकों को जो है परमिशन का जरूरत नहीं है। 4 पॉइंट हो गए, पांचवा देखते हैं। और लास्ट पॉइंट में इसमें बोला है कि आरबीआई ने अपना डायरेक्शंस दिया, अपनी गाइडलाइंस दिया कि आरबीआई से प्रियर अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नॉन फाइनेंशियल कंपनी। नॉन फाइनेंशियल कंपनी कौन सी होगी, जिसको नॉन फाइनेंशियल कंपनी भी वो वाली जिसको सेक्शन 61 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बिजनेस करने के लिए डील के लिए बोला गया, ठीक है, तो वो ही नॉन फाइनेंशियल कंपनी में अगर बैंक इन्वेस्ट कर रहा है, और अगर इन्वेस्टमेंट 10% से ज्यादा है, इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सच इन्वेस्टिंग, उस कंपनी का पेड अप कैपिटल जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया जा रहा है, और उस कंपनी का पेड अप कैपिटल का 10% से अगर ज्यादा का कॉन्ट्रीब्यूशन है बैंक का, तो उस केस में आरबीआई से पहले से अप्रूवल लेना पड़ेगा इस केस में। और अगर बैंक किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है जो कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का कैटेगरी 1, 2 या 3 कोई भी कैटेगरी में आएगा, ठीक है, 1 या 2 कैटेगरी किसी में भी है, और उसमें बैंकों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कितना है, वो 10% से ज्यादा है, 10% से अगर ज्यादा है, तो उस केस में वो कैटेगरी, क्योंकि कैटेगरी 3 के लिए तो आपको गाइडलाइंस माननी पड़ेगी, लेकिन इसमें जो कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 के जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, तो उस केस में अगर वो 10% से ज्यादा तक का बैंक का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 10% किसका, पेड अप कैपिटल उस इन्वेस्टिंग कंपनी का, जिस कंपनी में जैसे कैटेगरी 1 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, तो इसका पेड अप कैपिटल अगर 10% से ज्यादा बैंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है तो उसको आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसके साथ ये जो पॉइंट्स है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है रिलेशनशिप विद सब्सिडरी। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स की बात की है, यहाँ पे बोला है कि बैंकों को जनरली आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता है, पर कुछ केसेस ऐसे जहाँ पे अप्रूवल का जरूरत नहीं है। तो कौन कौन से केसेस हैं, अगर बैंक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज में डील कर रही है। दूसरा, बैंकों का प्रॉपर जो अपना कैपिटल है बैंकों ने मेंटेन किया, अपना कैपिटल कंजर्वेशन बफर है उसको भी मेंटेन किया हुआ है, और जो लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें बैंकों का प्रॉफिट ही हुआ है। तीसरा, अगर बैंक मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसी कंपनी में, वो जो इन्वेस्टिंग कंपनी है उसका पेड अप कैपिटल सॉल्व करेंगे और वो उसका 10% कैलकुलेट करेंगे। बैंक का इन्वेस्टमेंट उसके 10% से अगर कम आएगा तो उसके इसमें परमिशन का जरूरत नहीं है। बैंकों ने अलग अलग जगह पे बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया, सबको ऐड कर लीजिए, उन कंपनीज का पेड अप कैपिटल निकालिए और बैंकों का इन्वेस्टमेंट से उसको कंपेयर कीजिए। अगर बैंकों का वो जो कंपनी है इन्वेस्टिंग कंपनी जहां पे इन्वेस्ट किया गया उसका पेड अप कैपिटल का 20% से कम अगर बैंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, बैंकों का इन्वेस्टमेंट रहेगा, तब भी जो है आरबीआई का परमिशन का जरूरत नहीं है।
और नेक्स्ट मैंने बोला है कि आरबीआई ने प्रॉपर एक गाइडलाइंस जारी की। उसने बोला है कि अगर कोई भी बैंक किसी नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी नॉन कोई भी बैंक इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसी नॉन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, मतलब जो नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच रही है, बैंकों के फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं बेच रही, तो उसमें अगर 10% ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 10% किसका, वो जो इन्वेस्टिंग कंपनी है उसके पेड अप कैपिटल का 10%, तो उस कंपनी के पेड अप कैपिटल का 10% से ज्यादा अगर बैंक इसमें जो है इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस केस में जो है परमिशन लेनी पड़ेगी अगर 10% से ज्यादा इसमें है। और इसमें जो नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो है जिसको सेक्शन 61 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बिजनेस एक्टिविटी नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एक्टिविटी की परमिशन दी गई है। इसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें बोला है कि अगर कोई बैंक कैटेगरी 1 2 या इस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहा है, इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो अगर वो 10% से ज्यादा है तो आरबीआई की आपको परमिशन इसमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इससे पहले भी हमने जो ऊपर यहाँ पे इतने सारे टॉपिक देखे थे, जैसे 10%, ये सब क्या था, तो ये उस कंपनी के पेड अप कैपिटल की इसमें बात की, जैसे 10%, 30%, तो जैसे 30% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन हो रही है यहाँ पे उस इन्वेस्टिंग कंपनी के पेड अप की बात हो रही है। जैसे 30% है तो 30% वो जो इन्वेस्टिंग पेड अप कंपनी उसकी कैपिटल की इसमें बात हो रही थी। और जैसे कि इसमें था ना कि म्यूचुअल फंड में बैंक इन्वेस्ट कर सकता है, 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला था ना। तो 20% किसका, 20% वो जो इन्वेस्टिंग कंपनी है जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया जा रहा है उस इन्वेस्टिंग कंपनी के पेड अप की इसमें बात हो रही थी। क्योंकि लास्ट में हमने एक पॉइंट पढ़ा था ना, लास्ट में था कि सारा का सारा एग्रीगेट जोड़ लीजिए, और तो बैंकों का 20% ज्यादा नहीं आना चाहिए, बैंकों का सभी एग्रीगेट जोड़ लीजिए और वो 20% ज्यादा नहीं होना चाहिए बैंकों के पेडअप का। तो ये बैंक का पेडअप था। तो आप सोच रहे होंगे कि 20% यहाँ पे और यहाँ पे 30% तक इन्वेस्ट कर सकती है, यहाँ पे 45% तक इन्वेस्ट कर सकती है, एक जगह था ना 49%, ये था हमारा 49%। ठीक है, तो ये 49% किसका, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड जो कंपनी है उस कंपनी, वो जो जिसको हम इन्वेस्टिंग कंपनी बोल रहे हैं, उस कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है उसका 49%। ठीक है, अगर मान लीजिए उसका 100 रुपये, तो उस कंपनी का पेड अप कैपिटल 49% कितना होगा, 49, तो बैंक बैंक मैक्सिमम उस कंपनी के जो है पेड अप कैपिटल का 49% तक का जो है कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकती है, ये इसमें बोला था। तो ये जो बस पहला वाला पॉइंट ऐसा था जिसमें 10% बैंकों का खुद का पेड अप था, ये मतलब बैंकों की अपने बैंकों की पेड अप को कैलकुलेट किया जो कि 10% ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो फैक्टरिंग है उसमें भी ऐसे ही था कि बैंकों का पेड अप कैपिटल का 10% ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो बाकी के सारे पॉइंट है तो जो इन्वेस्टिंग कंपनी है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया गया। ठीक है, जैसे 49% बोला, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड है तो वो जो इन्वेस्टिंग कंपनी है वो होगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड, तो उसकी पेड अप कैपिटल को सॉल्व किया जाएगा, उसका 49% निकाला जाएगा, तो बैंक उससे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। ऐसे ही आईडीएफ एनबीएफसी था, उसमें भी वही था कि अगर 30% से कम अगर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है उसकी पेड अप कैपिटल का 30%, ठीक है, इन्वेस्टिंग कंपनी का, तो उसके इसमें स्पॉन्सर्स नहीं बोला जाएगा। और इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमने देखे थे, रियल एस्टेट में और भी जगह पे, जैसे एक जगह पे 30% था, तो ये जो इन्वेस्टिंग कंपनी है उसी इन्वेस्टिंग कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है उसका 30% तक कॉन्ट्रीब्यूट बैंक कर सकती है। तो कई सारी जगह पे ये जो पॉइंट्स जहाँ पे आपको परसेंटेज काफी हाई दिखा, जैसे 30%, 49 या 25, 20%, जैसे एएमसी में बैंक कितना कर सकती है, 20% ज्यादा नहीं कर सकती। ठीक है, तो 20%, मोर देन 20% से ज्यादा नहीं कर सकती। तो ये 20% किसका, वही इन्वेस्टी जो कंपनी है उसका पेड अप कैपिटल। ठीक है, क्योंकि लास्ट में हमने यहाँ पे एक लाइन देखी थी ना कि टोटल सबको मिला के बैंकों का 20% ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो आप सोच रहे हो कि सभी को मिला के 20% ज्यादा नहीं आना चाहिए, एक जगह पे 49%, एक जगह पे 20%, ये सब क्या है, ये जो इन्वेस्टिंग कंपनी है उसके पेड अप की कैलकुलेशन की गई। ठीक है, बैंक तो बहुत बड़ा है, इन्वेस्टिंग कंपनी बहुत छोटी है, तो उसके पेड अप कैपिटल को 49% से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो बैंकों के 10%, 20% उसकी लिमिट में होगा, उससे ज्यादा ये नहीं होगा। चलो ये टॉपिक यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका आता है रिलेशनशिप विद सब्सिडीज। तो जो पेरेंट कंपनी है, पेरेंट या आप उसको बोल सकते हैं स्पॉन्सर बैंक, स्पॉन्सर यानी कि जो दूसरी सब्सिडी में इन्वेस्ट कर रहा है, दे शुड मेंटेन एन आर्म लेंथ, मतलब ठीक ठाक डिस्टेंस रखना है विद द सब्सिडी स्पॉन्सर्स बाय इट, एंड उसको सारे सुपरवाइजरी की जो स्ट्रेटेजी है इन इन चीजों को पूरा करना है। पहला, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ पेरेंट या स्पॉन्सर शेल रिव्यू द वर्किंग, तो जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपकी सब्सिडी कंपनी है, तो आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है पेरेंट कंपनी का, वो रिव्यू करेगा कि सब्सिडी कंपनी किस तरह से काम कर रही है, प्रॉपर पीरियडिकल इंटरवल, मतलब मंथली नहीं, आप क्वार्टरली कर सकते हैं या मंथली भी कर सकते हैं, डिपेंड करेगा किस तरह से वो जो आपकी सब्सिडी कंपनी है वो काम कर रही है। नेक्स्ट आएगा जो पेरेंट जो कंपनी होगी या जो सॉरी जो बैंक होगा, तो उसको प्रॉपर इंस्पेक्शन करनी है, उसकी जो ऑडिट है, जो सब्सिडी का जो अकाउंट है उसकी ऑडिट या इंस्पेक्शन ये सब करानी है, वो भी पीरियडिकल इंटरवल, मतलब क्वार्टरली, ईयरली, जैसा भी आपको ठीक लगे, तो आप उसकी इंस्पेक्शन या ऑडिट प्रॉपर कराएंगे। तीसरा बोला है कि जो सब्सिडी है शैल नॉट सेटअप अनदर सब्सिडी कंपनी और प्रमोट ए न्यू कंपनी। मान लीजिए खुद सब्सिडी, मान लीजिए ए ने बी को सब्सिडी बनाया, बी खुद से किसी और को सब्सिडी नहीं बना सकती, विच इज नॉट ए सब्सिडी। और कोई भी मतलब आरबीआई की परमिशन के बिना जो सब्सिडी वो अपनी दूसरी सब्सिडी नहीं ओपन कर सकती। लेकिन अगर वो कोई बिजनेस को एक्सटेंड करना चाह रही है, मान लीजिए बी एक सब्सिडी और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रही है, तो बिजनेस तो बढ़ा सकती है इनटू द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब सेम टाइप की एक्टिविटी को अगर एक्सटेंड करना चाह रही है तो चल जाएगा। लेकिन जो है नया कोई बिजनेस करना है तो मतलब
अलग से कोई सब्सिडी बना के कोई अलग ही बिजनेस शुरू करने वाली है, बी कोई सी नाम की कंपनी, तो वो आरबीआई की परमिशन के बिना नहीं होगा। लेकिन अगर अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाह रही है, जो पुरानी जो बिजनेस एक्टिविटी अगर उसी में ग्रो करना चाह रही है, तो वो उसमें अलाउ है। चौथा इसमें बोला है कि जो सब्सिडी कंपनी होगी वो किसी और जगह पे इन्वेस्ट नहीं करेगी किसी दूसरी कंपनी में विद एन इंटेंशन ऑफ एक्वायरिंग कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। मतलब ये जो बी है, मान लीजिए कोई सी नाम की दूसरी कंपनी है, तो ये जो बी है वो सी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती उसको कंट्रोल करने के पर्पज के लिए, ठीक है, विदाउट प्रेयर अप्रूवल। तो उसको भी अगर वो ऐसा कुछ करना चाह रही है तो वो उसको चाहे तो वो आरबीआई को अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर उसको ऐसा कुछ इन्वेस्ट करना है किसी कंपनी में तब। नेक्स्ट पॉइंट बोला है ए सब्सिडी शैल नॉट हैव ऑनलाइन एक्सेस टू कस्टमर अकाउंट मेंटेन। तो जो बैंक है, मान लीजिए ए बैंक है, ए जो बी है उसकी सब्सिडी, तो जो बी सब्सिडी है ए बैंक के जो भी कस्टमर्स है उनके अकाउंट का डिटेल इसके पास नहीं आना चाहिए। वही बोला जो सब्सिडी है और उसको कोई एक्सेस नहीं होना चाहिए कि वो ऑनलाइन जो है इनके कस्टमर्स का अकाउंट जो कि इस बैंक में है उसका वो ऑनलाइन एक्सेस कर सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए सब्सिडी को तो वो बैंक से लेगी और शुड बी सब्जेक्ट टू मेंटेनिंग आर्म लेंथ रिलेशनशिप। मतलब बैंक इसको प्रेफरेंस नहीं देगा क्योंकि मेरी सब्सिडी ऐसा करके बैंक उसको प्रेफरेंस नहीं देगा, और कोई भी कस्टमर का डेटा जो भी शेयर करेगा वो एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, प्रॉपर डिस्टेंस के हिसाब से इसमें होगा। नेक्स्ट बोला बैंक शैल नॉट ग्रांट एनी अनसिक्योर्ड एडवांस टू द सब्सिडी विदाउट प्रेयर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक। इसमें बोला है कि बैंक कोई भी लोन नहीं देगा अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन नहीं देगा अपनी सब्सिडी को विदाउट प्रेयर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई से अप्रूवल लेके ही आप इस अपनी जो बी सब्सिडी उसको कोई अनसिक्योर्ड लोन दे सकते हैं। लास्ट में बोला ट्रांजेक्शन बिटवीन द बैंक एंड सब्सिडी शैल बी, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है बैंक है उसकी सब्सिडी में वो प्रॉपर डिस्टेंस के साथ होनी चाहिए एट आर्म्स लेंथ, और कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वो उसकी सब्सिडी ऐसा कहने के पे ऊपर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट इसको नहीं दिया जाना चाहिए। और कोई भी रिस्क कैटेगराइजेशन कर रहा है तो सेम टाइप का रिस्क आपको इसका चेक करना है। अगर कोई भी आप लोन दे रहे हैं, कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, तो प्रॉपर रिस्क आपको इसका अच्छे से इसमें चेक करना है। तो रिलेशनशिप विद सब्सिडी में क्या था कि बैंकों को प्रॉपर आर्म लेंथ मेंटेन करनी चाहिए अपनी सब्सिडी के कंपनी के लिए जो कि जिसको ये स्पॉन्सर कर रही है। जो बैंकों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो कि पेरेंट बैंक है, उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो रिव्यू करेगा कि किस तरह से सब्सिडी काम कर रही है, प्रॉपर उसका पीरियडिकल इंटरवल पे रिव्यू होगा, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, कैसा भी वो हो सकता है। दूसरा पॉइंट बोला है जो पेरेंट कंपनी है वो उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन कराएगी, उसकी ऑडिट चेक करेगी, वो भी प्रॉपर उसका पीरियडिक रिव्यू उसमें होगा। तीसरे में बोला है द सब्सिडी शैल नॉट सेट अप अनदर सब्सिडी और प्रमोट ए न्यू सब्सिडी। मतलब वो सब्सिडी जो है खुद से कोई दूसरी सब्सिडी नहीं किसी दूसरी कंपनी को नहीं सब्सिडी बना सकती, किसी और को नहीं प्रमोट कर सकती। अगर वो खुद के बिजनेस को एक्सटेंड करना चाह रही है तो ठीक है, पर कोई और अलग से बिजनेस लाइन, अलग से कोई बिजनेस ओपन करने, अलग से एक कंपनी बना रही है, अलग से सब्सिडी बना रही है, तो वो इसको अलाउ नहीं है। चौथे पॉइंट में बोला है कि वो कोई भी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी कि उसको कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मिले। अगर उसको ऐसा करना है तो उसको प्रॉपर आरबीआई से इसमें अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसमें बोला है जो सब्सिडी कंपनी है इसका जो उसकी पेरेंट कंपनी है जो कि बैंक है, तो बैंकों के जो कस्टमर का अकाउंट है, कस्टमर के अकाउंट का ऑनलाइन एक्सेस इसके पास नहीं होगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन इसको चाहिए तो बैंक इसको देगा, प्रॉपर आर्म लेंथ के साथ वो होगा। नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि बैंक कोई भी अनसिक्योर्ड लोन इस सब्सिडी कंपनी को नहीं देगा बिना आरबीआई से पूछे, ठीक है, आरबीआई के अप्रूवल के बाद ही बैंक ऐसा कर सकेगा। लास्ट पॉइंट बोला है कि जो भी ट्रांजेक्शन होगी बैंक और उसकी सब्सिडी के बीच में वो आर्म्स लेंथ होगी, मतलब इन सब्सिडी कंपनी को बैंक कोई स्पेशल ट्रीटमेंट भी नहीं देगा। ठीक है, इसके साथ ये आपका हो गया पैरा बैंकिंग और उसकी एक्टिविटी। बहुत सारे हमारे 18-19 हम इसकी एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे, बट ये हम शुरू करेंगे इसके पार्ट 2 में। इसे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।